हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में सुरक्षा के बंदोबस्त है। हालांकि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इंटरनेट बहाल रहेगा। इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन अगली बड़ी जानकारी के लिए चलते मेरे सहयोगी आयुष के पास। पीएम मोदी 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हैं। पीएम मोदी लगातार एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें होने वाले चुनावी महासमर के लिए मूल मंत्र भी दे रहे हैं। किस क्षेत्र की बैठक पीएम ने ली बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर शिखा बताएं। तो चलिए 4 के वार की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 27 जुलाई को जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर फैसले को सुरक्षित किया, तब से ही हर किसी की निगाह कोर्ट पर टिकी थी। आज जैसे ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को मंजूरी दी, तो हिंदू पक्ष ने इसे सत्य की जीत कहा, जबकि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। शुक्रवार यानी कल सुबह 7 बजे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे शुरू होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का क्या आदेश होगा। सर्वे पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। हाईकोर्ट ने इसको लेकर 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था और हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले के मायने हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा। वाराणसी कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभावी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। फैसला आने के बाद ही एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सर्वे से सच सामने आएगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। फर्दर प्रोसीडिंग ये है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट। और ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील निजाम पाशा ने सीजीआई से बातचीत की है। उनसे कहा कि एएसआई को सर्वे करने से रोका जाए। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ईमेल कर दिया है। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम तुरंत ईमेल देखेंगे। आपको जानकारी ये भी दे दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी गई है, ताकि हिंदू पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला ना लिया जाए। कैवियट हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील निजाम पाशा ने सीजीआई से कहा कि उन्हें ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है, एएसआई के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है, क्योंकि कैवियट हिंदू पक्ष की तरफ से पहले से ही दाखिल है? देखिए शिखा, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब से थोड़ी देर पहले जो 370 अनुच्छेद 370 पर जो सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही थी, वो सुनवाई जैसे ही खत्म हुई, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं निजाम पाशा, उन्होंने ज्ञानवापी मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सीजीआई से कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे करने जा रहा है। ऐसे में एएसआई को सर्वे करने से रोका जाए। यहां तक कि निजाम पाशा ने सीजीआई से कहा कि हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मेल कर दी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बाद सीजीआई ने कहा है कि हम तुरंत मेल की कॉपी हम चेक करते हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होने जा रहा है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे पर सुमित, क्या कुछ यहाँ पर दलीलें रखी जाएंगी कोर्ट में? क्योंकि इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट की अदालत में जो फैसला आया था उसको भी चुनौती दी गई थी। तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। एक बार फिर से चुनौती दी गई है, तो ऐसे में क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनल फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष का तर्क यही है कि जिस तरह से वो परिसर है, जो जिस तरह से ये जो पूरा परिसर है उसमें अगर खुदाई होती है तो ये उसके ढांचे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार यही दलील है कि इस परिसर को नुकसान हो सकता है और इसका एएसआई सर्वे ना किया जाए। तो ये
इस पर रोक की मांग की जाएगी और हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होना है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने अभी अनुच्छेद 370 पर सुनवाई खत्म होते हुए कहा है कि हम अभी जाकर मेल चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम आज इस मामले की सुनवाई करेंगे या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है और कहा है कि सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। कल से जो सर्वे शुरू होना है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। तो अब से थोड़ी देर में अपडेट हम लोग के सामने होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई करेगा या नहीं, क्योंकि सीजेआई अपने इस वक्त चैम्बर में गए हैं और बकायदा मेल वो चेक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया जा सकता है कि इस मामले को आज ही लिस्ट किया जाए या नहीं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत शुक्रिया। तो आज ही सुनवाई की संभावना यहां पर दिख रही है। तो ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में है, हाईकोर्ट से सर्वे के आदेश आ चुके हैं, लेकिन इस बीच सीएम योगी ने समाधान का रास्ता सुझाया। योगी का यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष को स्वयं आगे आकर इस मामले का समाधान निकालना चाहिए और योगी के फॉर्मूले पर विपक्षी दलों ने भी हमला बोल दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और वाराणसी कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभावी कर दिया। लेकिन अब इस मसले पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें टिकी तो फिर ये मामला तारीख पर तारीख में फंस सकता है। फिलहाल शुक्रवार से सर्वे शुरू होने जा रहे हैं। अदालत में ज्ञानवापी पर हो रही सुनवाई के बीच सीएम योगी ने समाधान का एक सुझाव सबके सामने रखा है। योगी ने क्या सुझाव दिया, पहले उसे सुने। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। योगी के इस समाधान वाले फॉर्मूले का बीजेपी स्वागत कर रही है, तो विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो मस्जिद है। वहीं बीजेपी के मोहसिन रजा का कहना है कि अदालत से बेहतर है कि संवाद में समाधान हो। आज देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और उसमें उन्होंने लोअर कोर्ट का ही जो सर्वे का आदेश था उसको यथावत रखा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी पीछे बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलता है। और अब एएसआई का सर्वे होगा तो सर्वे के बाद चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उससे पहले जिस तरह से पूर्व में भी कई मामलों में मुस्लिम संगठन ने कमेटियां बनाई और कमेटियां बनाकर वार्ता की है, तो इसमें भी आगे आना चाहिए और वार्ता करना चाहिए। इससे कोई ना कोई हल निकलता है, रास्ता निकलता है और वार्ता करने की पहल करना चाहिए। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया
कंट्रोवर्शियल बयान दिया, ये जुडिशियल ओवररीच है। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष योगी की इस पहल पर संवाद के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। क्या संवाद के जरिए विवाद को खत्म करने और अदालती चक्कर से इस मामले को निकालने की कोशिश होती है या नहीं, यह आने वाले वक्त में ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नूह में हिंसा के निशान को मिटाने, जख्मों पर मरहम लगाने का सिलसिला देखिए लगातार जारी है, लेकिन कहते हैं सियासत जख्मों को भरने नहीं देती। तो नूह के जख्मों के साथ सियासत खूब खेल रही है। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ हालातों को हल करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि हालातों को हाथ से निकालने में विपक्ष जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए आप। नूह में भड़की हिंसा और बिगड़े हालात को सामान्य करने के लिए कोशिशें जारी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने फैसला ये लिया है कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही वसूली करके होगी। हरियाणा के कई हिस्सों में पुलिस सतर्क है। नूह हिंसा में अब तक 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जांच के लिए 3 SIT टीम का गठन हो गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती हो गई है। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को लेकर हरियाणा में 83 FIRs दर्ज हुई हैं। नूह के ही अलग अलग थानों में 45 FIRs हैं। 116 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। अर्धसैनिक बलों की 15 और पुलिस की 20 कंपनियां तैनात हैं। गुरुग्राम में सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पैरामिलिट्री की 13 बटालियन तैनात हैं। RAF की 5 कंपनियां तैनात हैं। हरियाणा से सटे इलाकों में नाकेबंदी भी की गई है। नूह हिंसा में अब तक 42 से ज्यादा FIRs दर्ज हो चुकी हैं। 116 आरोपियों को रिमांड पर लिया जा चुका है और पुलिस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। फिलहाल इलाके के अंदर शांति बनी हुई है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिले में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिस की 30, पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और तो और 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर भी रोक है। नूह में हिंसा क्यों भड़की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा थी। मोनू मानेसर के यात्रा में आने की खबर वायरल हुई। पेड़ों के पीछे छिपा था ये दंगाइयों का हुजूम और फिर इसी बेकाबू भीड़ ने जगह जगह आगजनी कर डाली। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 7 की तो मौत हो गई। उपद्रवियों ने 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी। हिंसा का सबसे बुरा असर यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। मजदूरी करने के लिए आए लोग अपने अपने घरों को पैदल ही पलायन कर रहे हैं। काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि 3 दिन से वो भूखे मर रहे हैं। अन्न का एक दाना नहीं है। गांव की तरफ अब वापस जा रहे हैं। दंगों का मंजर जब भी शुरू होता है, सबसे पहली मार गरीब मजदूर पर पड़ती है। वो गरीब मजदूर जो रोज रोटी कमाता है, शाम को रोटी खाता है, अगले दिन फिर ताजी रोटी कमाता है। नूह के मेवात एरिया में कुछ गरीब मजदूर यहाँ आए हुए थे मजदूरी करने के लिए, लेकिन जैसे ही दंगा भड़का, अब ये लोग अपना पलायन करने के लिए मजबूर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? गाँव जा रहे हैं साहब। क्या बात, गाँव क्यों जा रहे हैं? गाँव इसलिए जा रहे हैं, यहाँ का दंगा फसाद हो रहा है साहब। खाने के लिए कुछ है नहीं है, पीने के लिए यहाँ नहीं। 3-4 दिन से परेशान हैं। तब क्या करें, यहाँ पड़े साहब। किसी की कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई? कुछ मदद नहीं की साहब, ना प्रशासन ने कहीं से मदद नहीं हुई है। पड़े हैं, मुंह के प्यासे हैं, बच्चे हैं। जिस दिन ये सारा कांड हुआ था, उस दिन आप उसी समय यहीं गांव में थे? यही गांव में थे साहब। आपके सामने कुछ हुआ था? नहीं, हमारे सामने जो तो नहीं हुआ। हम कामन गए थे सब लोग, शाम के पता पड़ा। तो क्या हुआ था? अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब गांव जा रहे हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। पैरामिलिट्री फोर्स नूह के अलग अलग इलाकों में है, फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू भी जारी है। 3 दिनों में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो नूह में शांति बनी हुई है। जिस तरीके से नल्हड़ मंदिर को घेरकर गोलियां बरसाई गई, पुलिस को लगता है कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल दुकानें बंद हैं, सन्नाटा पसरा है, इलाके के अंदर शांति बनी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है। नौ हिंसा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। 19 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया। बड़ी और अहम खबर, 116 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से 19 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब इनसे वहां पूछताछ की जाएगी कि हिंसा को लेकर क्या प्लान था, कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या बाहरी भी थे, हथियार किसने दिया, ये तमाम सवाल अब इनसे पूछे जाएंगे। बड़ी और अहम खबर है, ये देख रहे हैं आप किस तरह से इनको पेश किया गया था और सभी को अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इनसे अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी प्लानिंग को लेकर, हिंसा को लेकर कि आखिर ये किसकी शह पर काम कर रहे थे। और इसी हिंसा को लेकर के एक और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिंसा को लेकर अब तक 83 एफआईआर दर्ज की गई। हिंसा के मामले में 159 आरोपियों की गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और हिंसा से जुड़े कई अहम सवाल हैं जो भारत 24 भी इस वक्त पूछ रहा है। आखिर किसकी शय पर इस पूरे हिंसा को, घटना को अंजाम दिया गया और क्या ये प्री प्लान था? सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सर अब तक क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई है? आखिरकार क्यों हुई है हिंसा, क्यों, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही, जब सीआईडी ने आगाह कर दिया था? सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है तो 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को इस वक्त आप सुन रहे थे और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ नहीं लोगों को करना चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया पर वीडियो फॉरवर्ड, ये तमाम बातें वो कह